अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शिराजी। प्रोग्राम के मुस्तकिल मेज़बान आरफा नूर की गैराज़ी के बायस आज भी इस प्रोग्राम की मेज़बानी मुझे अदा करनी पड़ रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आज की अहम डेवलपमेंट की बात करेंगे। पाकिस्तान ने एक अहम कदम उठाए और वफाकी काबीना ने इसकी बाकायदा मंजूरी दी है। पाकिस्तान ने अपना एक नया नक्शा जारी किया है जिसको पॉलिटिकल मैप करार दिया गया, जिसमें अब जो भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर है उसको भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस उम्मीद और ख्वाहिश का इजहार किया है कि एक दिन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और ये जो नक्शे का इजरा है ये इस जानिब पहला कदम है। और बड़ी अहम बात नाज़रीन ये है कि कश्मीरी क़यादत, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, गोया कि हुकूमत और अपोजिशन में बैठी जमातों ने भी इस फैसले की तायीद की है। और यूँ ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक नया नक्शा जारी हो गया है जो एक यकीनी तौर पे जिसमें मकबूजा कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर किया गया है। और बिलखसूस फाटा के इंजमाम के बाद अब जो हमारी अफगानिस्तान के साथ जो एक बॉर्डर डिफाइंड नहीं थी, वहाँ पे भी एक डिफाइंड बॉर्डर वहाँ पे भी आ चुकी है। और नाजरीन, ये इकदाम हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसे वक्त पे लिया है कि जब भारत के एक तरफा इकदाम जिसके तहत मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके इसे भारत के साथ एनेक्स कर लिया गया, उसका 1 साल मुकम्मल होने को जा रहा है। गोया कि 5 अगस्त को भारत ने ये इकदाम उठाया था, जिसके बाद कश्मीरी एक मुसलसल मुहासरे की शक्ल में अपने घरों में मैसूर होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, ये इकदाम कितना इम्पोर्टेंट है और आगे चल के ये इस मसले को हल करने में किस कदर मददगार साबित हो सकता है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे देखते हैं आज का ये इकदाम? बुनियादी तौर पर लगता तो ये है कि बड़ा सिंबॉलिक है, क्योंकि ऑन ग्राउंड चीज़ें तब्दील नहीं होंगी, जैसे हैं चीज़ें वैसे रहेंगी। बट आपको लगता है कि इसकी इम्पोर्टेंस है और ये एक बड़ा राइट टाइम पे पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है? मेरा ख्याल है बड़ा टाइमली और ज़रूरी था, इसलिए कि भारत ने पिछले दिनों में ऐसा ही एक नक्शा जारी किया जिसमें कि जो एरियाज जिसको वो क्लेम करता है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, उसको भी अपना हिस्सा दिखाया गया, आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी अपना हिस्सा दिखाया गया, और सिमिलरली चीन के जो कुछ एरियाज हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चूंकि भारत ने ये कार्टोग्राफिक ऑफेंसिव लॉन्च किया था, जिसको कहते हैं नक्शे की शक्ल में, एक लोगों के दिमाग में परसेप्शन बिठाने के लिए नक्शे की शक्ल में कि ये भारत का हदूद और कयूद हैं और ये उसके फिजिकल बाउंड्रीज हैं, तो उसके हिसाब से फिर पाकिस्तान ने जिसका जवाब दिया। लेकिन पाकिस्तान का नक्शा आप देखें तो बहुत रियलिस्टिक भी है, इसलिए कि आप देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, जो कि अब जाहिर है कि हम गिलगित बल्तिस्तान एक सेपरेट तकरीबन सूबे की हद तक अपना एक जगह बना पाया है, एक सेपरेट टेरिटरी है और उसकी अपनी अलग हुकूमत है और अलग उसका पार्लियामेंट का सिस्टम है। आज़ाद जम्मू कश्मीर पहले से ही एक अलग हुकूमत है। तो ये 2 इलाके इसी तरीके से दिखाए गए हैं। और फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो एक्सटेंशन है टुवर्ड्स दी मकबूजा कश्मीर, जो कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, उसको फिर ओपन छोड़ दिया गया है, वो वाइट एरिया दिखाया गया है। इसका मतलब है कि इस तरफ ये सारा एरिया गो के हिस्सा है, एक्सटेंशन है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, लेकिन अभी इसका फैसला होना बाकी है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत रियलिस्टिक है और पाकिस्तान का जब ये पॉलिटिकल मैप जाएगा दुनिया में, उसके मुकाबले में जो कि भारत अपना लॉन्च करेगा मैप, या लॉन्च किया उसने, तो फिर पाकिस्तान का अपना क्लेम जो है वो अपनी हदूद के हिसाब से, अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के हिसाब से वो बड़ा वाजे होकर दुनिया के सामने आएगा। वो कि इससे कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की जो पोजीशन है वो तब्दील नहीं होती। वो आज भी गासिबाना उसने कब्जा किया हुआ है भारत ने, लेकिन हमें बाहर सूरत एक परसेप्शन को फाइट करना है, फिर लोगों का फोकस अपने लोगों का वहां तक रखना है कि हमारा अभी एक काम है जो रहता है। तो मेरा ख्याल है कि उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखते हैं तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। अच्छा, आपको क्या लगता है शहजाद चौधरी साहब, पहले भारत के 1 साल पहले इकदाम उठाया गया, गोया के जो खसूसी हैसियत थी कश्मीर को तब्दील किया गया। अब पाकिस्तान की तरफ से इकदाम, अगरचे पाकिस्तान ने कहा है कि जो प्रिंसिपल स्टैंड है पाकिस्तान, उसके ऊपर पाकिस्तान बरकरार है। गोया कि इस सारे मसले का हल, एक तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इस मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि हर 2 मुल्कों की तरफ से जो इकदाम लिए गए, इसके बाद कहीं अक़वाम मुत्तहिदा इरेलीवेंट हो गया है, अब वो फोरम बाकी नहीं रहा इस मसले को हल करने के लिए?
नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, ये तो बात ये है कि जब आप अपने नक्शे दिखाते हैं अपने मीडिया पे, अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, अपने तालीमी इदारों के अंदर, अपने डिस्कशंस में, तो ये याद दिलानी जरूरी होती है कि पाकिस्तान की जो हदूद हैं वो बड़ी वाज़ेह तौर पे उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था, जैसा भारत ने कोशिश की, तो जैसा आपने अपने इब्तिदाई में भी कहा, अफगानिस्तान के जो साथ बॉर्डर है वो बॉर्डर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सिमिलरली भारत ने जो हरकत की उसका भी जवाब, वाज़ेह जवाब देना लाजमी था। तो मेरा ख्याल है कि एक नैरेटिव के तौर पे, एक नैरेटिव, ऐसा नैरेटिव जिसपे पाकिस्तानियों का यकीन भी है, ईमान भी है और एक जद्दोजहद भी है, तो मेरा ख्याल है उसकी अक्कासी इस तरीके से होती है। हमने जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हमारे भाई हैं, असल तो कश्मीर उन्हीं का है, वो फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है, यही हक है उनका, फंडामेंटल राइट्स के भी यही है। तो उनको अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये हकूक दिया है, वो फैसला करें उन्होंने किधर को जाना है। छोटा सा सवाल और भी करना चाहूंगा। बुनियादी तौर पे आज कुछ मीडिया पर्सन्स को ब्रीफिंग दी गई जिसमें ये कहा गया कि चीन से भी कंसल्टेशन करने के बाद ये इकदाम उठाया गया, तो चीन के साथ मुशावरत करने इस मामले पर वहां से भी तायद मिलना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है चीन के साथ लद्दाख में मामलात को छेड़ के, और चीन अभी तक इसको मकबूजा कश्मीर को कि वो खुद भी क्लेमेंट है एक हिस्से का लद्दाख के अंदर, लेकिन उसने पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करते हुए कभी अपने आप को इतना असर्ट नहीं किया था जिस तरीके से कि भारत ने उसको चैलेंज करने के बाद उसको मजबूर कर दिया कि वो अपनी पोजीशन को असर्ट करे और अब बताए कि नहीं, ये मेरी हदूद ये है, और उसमें लद्दाख का कुछ इलाका शामिल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो तो खुद अपने दरवाजे पे ले आया चीन को, एक ऐसे चीन को जो कि आराम से दूर बैठा था। जब आप छेड़छाड़ करेंगे तो आपका फिर जिनके साथ छेड़छाड़ करेंगे वो आपके दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान भी उसी तरीके से LOC पे और जो बाकी जगह हैं वहां पे अपना दफा उसी तरीके से, उसी शद्दोमत से कर रहा है। तो खुद ही अपने दो ऐसे मुल्कों को जो कि पड़ोसी थे छेड़छाड़ करने के बाद इतना तेज कर दिया कि वो आज मिलके मामलात को देख रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऐसा ही होना चाहिए था, और मुझे यकीन है कि जब चीन और पाकिस्तान मिलकर चलेंगे तो भारत को असल में जो अपनी असर्टिव और जो उसका एक वो जो रवैया था, जारहाना रवैया, उसमें किसी हद तक उसको अफाका आना चाहिए। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, वजाहत के साथ बता रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से नया नक्शे का इजरा बहरहाल एक टाइमली डिसीजन है और बड़ा अच्छा इकदाम है, और यकीनी तौर पर इससे भारत के ऊपर एक दबाव बढ़ेगा। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मेरे ख्याल में ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कराची के मसाइल जिसके ऊपर सियासत ज़रूर हो रही है, ब्लेम गेम ज़रूर हो रही है, एक कहीं ना कहीं हमें कोशिशें भी लगती हैं कि इसको हल करने के, लेकिन वो मसाइल हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। क्यों ऐसा है? और इतना बड़ा शहर जो यकीनी तौर पर इसको पाकिस्तान की मईशत के बारे में कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करता है, इसकी ओनरशिप कौन लेगा और इस मसाइल, इसके हल कैसे होंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ लोगों से गुफ्तगू करते हैं। हम रहिएगा हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाज़रीन, आपने भी देखा कि गुज़श्ता हफ्ते जो मानसून की बारिशें हुई उसके बाद कराची की कई शाहराएँ तालाब का मंजर पेश कर रही थी, और जो शहर के बड़े बरसाती नाले थे वो कहीं चौक नज़र आए। इस सूरत हाल में वफाक ने एक बड़ा अहम कदम उठाया और NDMA और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को एक काम सौंपा गया कि वहाँ पे बरसाती नालों की सफाई की जाए। और देखा यह गया कि गुज़श्ता चंद दिनों में कहा यह जा रहा है कि 43,000 टन से ज़ायद कचरा FWO ने मुख्तलिफ 3 नालों से साफ़ किया। और उसके बाद हमने नाज़रीन ये भी देखा कि सिंध हुकूमत, सूबाई हुकूमत भी उसके बाद कहीं मुतहरक नज़र आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कई इलाकों का दौरा किया और इस बात का भी एतराफ़ किया कि शायद थोड़ी बहुत कोताही हुई है, लेकिन मामलात को हल करने के लिए बड़ी सीरियस एफर्ट हो रही हैं। लेकिन इस दौरान मैंने देखा है कि जब वफाक की मुदाखलत हुई है तो उसके बाद वफाक और सिंध में के दरमियान एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, सबसे अहम सवाल ये है कि रोज़ाना 20,000 टन कचरा प्रोड्यूस करने वाला ये शहर कराची, बिलाखिर इसकी ओनरशिप किसके पास है और इसके मसाइल कैसे हल होंगे? क्या वफाक मुदाखलत करेगा
तो इस शहर के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होने। बड़े अहम मसले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे डॉक्टर वोरा साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं पाक सरजमीन पार्टी के और आप इस शहर के डिप्टी मेयर के तौर पे भी काम करते रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे ही शर्मिला फारूकी साहबा, आप सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के और मेंबर हैं सिंध असम्बली की। शर्मिला बीबी, आप ही से क्यों ना शुरू करें हम, क्योंकि सिंध की हुकूमत आपके पास है और आज से नहीं पिछले 12 साल से अनान इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के पास है। और सबसे बड़ा एतराज़ आप ही पे आता है कि इतने तवील अरसे से आप हुक्मरानी कर रहे हैं लेकिन एक शहर के मसाइल आपसे हल नहीं हो पा रहे। वो है आपके पास इसको को बड़ा मुदल्लल जवाब कि लोग मुतमईन हो पाएँ कि क्या वजूहात इसकी वजह से ये मसाइल रह गए इसी तरह? जी शुक्रिया शिराजी साहब। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पिछले 12 साल के अंदर पूरी तरीके से पीपल्स पार्टी जो है वो जिम्मेदार रही है तमाम मामलात के। आपको ये भी मालूम होगा कि पिछले 12 साल में तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 7-8 साल MQM हमारी कोalition पार्टनर रही और अहम वजारतें भी उनके पास रहीं। और क्योंकि कराची में उनके हवाले से जो मैंडेट था वो यकीनी तौर पे उनका एक राइट भी था और बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो MQM करती थी। मेयर भी मुस्तफ़ा कमाल साहब थे और बहुत सारे ऐसे काम थे जिसके अंदर MQM की मेरा ख्याल है कि अगर मैं ये कहूँ कि 100% नहीं तो 90% तो उनकी ही चलती थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सबको कराची से मोहब्बत है और सब अपने तय अच्छा काम करना चाह रहे थे। लेकिन जब बारिशें होती हैं या कोई ऐसी कोई सैलाब, अर्बन फ्लडिंग के हवाले से एक इशू पैदा होता है या बारिशों की के पानी के निकासी के हवाले से बात होती है, तो सारा का सारा ब्लेम जो है वो पीपल्स पार्टी पे डाल दिया जाता है कि जी उनकी सिंध हुकूमत है और ये उनका काम है। मसला ये है कि देखिए, कराची में जो बहुत बड़ा मसला रहा है वो तजावुज़ात का रहा है और पिछले कई सालों में पीपल्स पार्टी ने बतदरीज एक एंटी इंक्रोचमेंट सेल बना के बहुत सारी तजावुज़ात जो नालों के ऊपर हुई थी उनका खात्मा किया है। कराची के 35 नाले आज भी हुकूमत सिंध ने उनकी सफाई की है। NDA में तो शायद आके 3 नालों की सफाई कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कराची में हर कुछ जो है वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल ज़बरदस्त है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पहले के मुकाबले में आज बहुत बेहतर हालात है। पहले ये होता था कि जब बारिश होती थी तो कई-कई दिन पानी खड़ा रहता था और पानी की निकासी नहीं हो पाती थी। अब पानी की निकासी उसी रात या अगले दिन सुबह तक हो जाती है और ये तो NDA में चीफ जब यहाँ पर आए तो मेरा ख्याल है कि वो अगले दिन ही आ गए थे, 2 दिन बाद। और जब वो पहुँचे तो उनका खुद का ये बयान है कि मैं जब पहुँचा हूँ तो पानी जो है तमाम इलाकों से निकल चुका था। हाँ, कुछ एरियाज़ में ज़रूर प्रॉब्लम रही है, वो एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है या बहुत ज़्यादा क्लोज़ नेट घराने हैं। ठीक है, ये हर जगह होता है। मैं तो ये भी कहूँगी कि आई डोंट वांट टू कंपेयर, मुझे कंपैरिज़न बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लाहौर के भी हालात आज के देख लें, तो सेंट्रल लाहौर के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन वहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई NDMA की इंटरफेरेंस या हेल्प नज़र नहीं आती। वहाँ पर वो मुतहरिक नहीं नज़र आते या प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको वहाँ नहीं भेजा। लेकिन एज़ आई स्पीक, भाई मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक़्त भी वज़ीर आला एक बहुत ज़रूरी मीटिंग को चेयर कर रहे हैं जिसमें मेयर कराची भी हैं, DMCs के चेयरमैन भी हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, लोकल बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, जो आइंदा आने वाले दिनों में, जो परसों की बात मैं कर रही हूँ कि जो कहा जा रहा है कि शदीद बारिशें होंगी, उसके हवाले से अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है, उस हवाले से जो है वो लाएमल तय कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ की तरफ मैं और निशानदही कराना चाहूँगी शिराजी साहब कि कराची में बहुत कम, पिछले 10 सालों में बहुत कम बारिश हुई है और एनुअली अगर आप देखें तो कराची के अंदर कोई पूरे साल में 176 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन जो पिछले दिनों जो बारिश हुई वो 2 दिन के दौरान 146 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये बहुत ज़्यादा बारिश है और बहुत ज़्यादा ऐसी जगहें भी हैं कराची के अंदर लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और मैं अपने कोलिशन पार्टनर्स को अगर मैं ठहरा दूँ तो उसमें गलत बात नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट बनाए गए जिसके अंदर पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं था। और मैं एग्जांपल देती हूँ कि KBT फ्लाईओवर बहुत एक आइकॉनिक अंडर पास है कराची के अंदर, जो मुस्तफ़ा कमाल ने बनाया था, उसके ऊपर बड़े फैन फेयर हुआ था कि जी बड़ा कमाल कर दिया। वहाँ पानी के निकासी का कोई सिस्टम ही नहीं है। आज भी जब पानी वहाँ जमा हो जाता है तो मशीन पंप के जरिए वहाँ से पानी की निकासी होती है, देयर इज नो सिस्टम। तो ये वो चीजें हैं, ये वो इश्यूज डील करते हैं।
जिनको जिनको एड्रेस होना चाहिए, मेरे ख्याल में अरशद वोरा साहब मौजूद हैं। मेरे ख्याल में आप मुनी अदवार की बात कर रहे हैं, जब ये भी डिप्टी मेयर के तौर पे काम कर रहे थे, अगरचे अब इन्होंने पार्टी एक नई में को ज्वाइन कर लिया है। अरशद वोरा साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह शर्मिला फारूकी साहब भी फरमा रही हैं कि माजी में MQM कोलिशन पार्टनर रही है पीपल्स पार्टी की, और बिलखसूस कराची के मामलात उन्हीं के हाथ में थे, उन्होंने देखने थे, और मेरे ख्याल में ये वही दौर था कि जब जिस दौर में आप भी बतौर डिप्टी मेयर काम करते रहे हैं, तो इसमें कितनी कुछ सदाकत है? और फिर अगर ऐसा है तो फिर ये कह सकते हैं हम कि कहीं आपके एंड पे बड़ी नेग्लिजेंस हुई कि आपने शहर के मामलात को सही अंदाज में नहीं देखा, इंक्रोचमेंट्स भी होती रहीं, और इस तरह नाले जो थे वो भरते रहे गंदगी से, उनको साफ नहीं किया गया वक्त पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और मैं ये समझता हूँ कि जो आप इस प्रोग्राम में चाह रहे हैं उसको हमारी कोशिश होगी कि जितने कम से कम वक्त में उसको कंक्लूड कर सकें, इसके ऊपर एक जामे आपको जो है डिटेल दे सकें, जो कि नामुमकिन काम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे अभी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शर्मिला ने जो बात की, शर्मिला फारूकी साहिबा ने जो बात की कि KPT का जो अंडरपास है, नॉट ओनली KPT, आपके जितने भी अंडरपासेस हैं उसके सीवेज सिस्टम के लिए वहाँ पे जो है पंपिंग मशीन्स लगी हुई हैं। वो पंपिंग मशीन्स के लिए जनरेटर्स रखे हुए हैं। हर तकरीबन जितने भी अंडरपासेस हैं, हर अंडरपासेस के अंदर सिस्टम यही है, क्योंकि सबसॉइल वाटर वहाँ पे आ जाता है, और सबसॉइल वाटर भी होता है, उसकी भी रोज़ाना की बेसिस पे उसकी सक्शन होती है, और वो मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होता है। तो ये नाज़माबाद का जो अंडरपास है, लियाकताबाद का जो अंडरपास है, अभी जो अंडरपास एयरपोर्ट वाला बना है, इसी तरह सिमिलरली KPT का, वहाँ पे पंपिंग स्टेशंस मौजूद हैं। होता क्या है कि उन पंपिंग स्टेशंस की मेंटेनेंस और एन मौके पर उसके जनरेटर्स का चलना ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब ये पहले से इस पर तवज्जो नहीं दी जाती तो ये इश्यूज खड़े होते हैं, और ये मैं प्रैक्टिकली फेस कर चुका हूँ। रही बात कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में, तो मुस्तफ़ा कमाल के साहब के दौर में लोग ऐसे ही तो नहीं याद करते आज कि उस ज़माने में, बहरहाल बारिशें उस ज़माने में भी हुई, लेकिन उस ज़माने में इशूज़ भी हल हुए। अब आ जाते हैं ये जो हालिया बारिशें हुई हैं, इसमें देखें सिंध हुकूमत हो या लोकल, ये आपकी बलदियाती मुंतखब नुमाइंदे हों, चाहे वो मेयर्स हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हों, देखिए ये सब के सब जिम्मेदार हैं। उसकी वजह ये है कि टाइमली एक एलोकेटेड बजट जो हर साल मिलता है KMC को, और वो KMC को जो बजट मिलता है उस बजट की प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही ठीक है। इस साल जो बजट है वो उसका इशू था कि वो किसी और महकमे के थ्रू जो है वो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग थी, वर्ल्ड बैंक ने उसमें जो है दूसरे भी उसमें प्रोजेक्ट शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें ऑन टाइम अगर कर लेते, एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ कि अंडरपास की सफाई बारिश के बाद शुरू हुई। अंडरपास के जो जिससे सक्शन होता है ना, जिन पाइपों से, उन पाइपों की क्लीनिंग अगर बारिशों से 1 महीना पहले हो जाए, 15 दिन पहले हो जाए, 2 महीना पहले हो जाए, तो ये ख़ास तौर पर अंडरपासेस का इशू ना रहे। अब आ जाते हैं हम मेन नालों पे। देखिए मेन नालों पे ये इशू है गुजर नाले का। अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे गुजर नाले पे इंक्रोचमेंट जो थी वो तोड़ी गई थी। तकरीबन 15 किलोमीटर जो है वो इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया गया था। वहाँ पे हमने पूरा उसका एस्टिमेशन किया था, 15 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए का खर्चा था। 5 फीट की पैरापेट वॉल बननी थी जिसने पानी को रोकना था, उससे पानी की हाइट बढ़ भी जाती तो कंट्रोल होती, और वहाँ से एक सड़क भी निकलनी थी, और ये तकरीबन 15 से 20 करोड़ का खर्चा था। ये इस बात को आज 5 साल हो गए, नहीं हो सका। 20 करोड़ रुपए एक ऑल्टरनेट रूट भी मिल जाता, एक मेन जगह जो है जहाँ पे ये पैरापेट वॉल बन जाती, वहाँ पे कच्चे घरों में पानी जाने से रुक जाता। दूसरे अरशद वोरा साहब, आपने कुछ अहम नुक्ते उठाए, तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जी शहर के, क्योंकि इस वक्त शहर के नई ओनरशिप लेने वाली पार्टी भी मैं आप चलो जी कर ले, मुकम्मल कर ले। शहर की 1 करोड़ 55 लाख आबादी शहर की जो है वो नालों के अतराफ कच्ची आबादियों में रहती है। आपके लाखों घरों के अंदर पानी गया है। ये जो अभी कचरे की सफाई हो रही है, चाहे वो NDMA के आने के बाद हो रही हो, सिंध हुकूमत पहले से कर रही हो, बारिशों के बाद ये अमल शुरू हुआ। ये अमल अगर बारिशों से 10 दिन पहले शुरू हो जाता, 5 दिन पहले शुरू हो जाता, तो ये प्रॉब्लम ना आती। आपकी कच्ची आबादियों की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कच्ची आबादियाँ जब तक इन नालों के अतराफ में रहेंगी ये इश्यूज आते रहेंगे, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरे ये कि ये आपका जो कचरा है, कराची का कचरा जो है वो 20,000 टन, ये आज जो बात हो रही है कि ये कचरा जो है वो लैंडफिल साइट पे जाम चाकरों पे और गोंद पास पे जा रहा है,
मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये 30,000 टन कचरा जो है 2 दिन में जाम चाकरों पर चला गया। यहाँ एक दिन की जो 12,000 टन की जनरेशन है वो जाम चाकरों और गोंद पास पे नहीं जा पाती। और आपको अगर देखना है तो आपने अपने नुमाइंदों को भेज के आप लियारी एक्सप्रेसवे चेक करवा लें। हर यूनियन काउंसिल ने लियारी एक्सप्रेसवे को अपना लैंडफिल साइट बना दिया है। आपका लियारी एक्सप्रेसवे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हम थोड़ा सा, आफ्ताब जहांगीर साहब भी हमारे साथ हैं, रुकने कौमी असम्बली है PTI से। सर, अब इस शहर की ओनरशिप वो भी लेते हैं, 14 MNAs और कहते हैं कि 35 MPAs हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर सुन पा रहा हूं आपको। जी। तो सर, इनफैक्ट अभी तक तो लग रहा है कि ब्लेम गेम ज्यादा है। इससे पहले भी हमने देखा कुछ इशूज इस तरह कचरे के आए, अली दैदी साहब गए शहर में, घूमे, एक एफर्ट भी की, लेकिन एफर्ट को बराबर साबित नहीं हुई। अब भी वफाक एक एफर्ट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुसूसी टास्क दिया है NDMA को, लेकिन ये भी कोई वक्ती है या कोई परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं? सर, मसाइल तो बहुत बड़े हैं, उनको हल करने के लिए कोई बड़ी भरपूर हिकमत अमली होनी चाहिए, वो तो हमें नजर नहीं आ रही अभी तक। शराजी भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और इस अहम मसले के ऊपर बात करने की। देखिए, बात ये है कि हमें पहले ये समझना चाहिए कि ये शहर है क्या। ये शहर वो है जो 90% रेवेन्यू देता है सूबे सिंध को, 60% रेवेन्यू देता है पाकिस्तान को। जितना कीमती शहर, जो लोगों को पालता है, जो लोगों की राजदस्ती करता है, वो खुद बेचारा मजलूम तरीन शहर है इस पाकिस्तान का। तो क्यों है सर? यही तो जानना चाह रहे हैं। यही आपसे, इसलिए थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपकी बड़ी इत्मीनान से आपकी शहला की भी और वोरा साहब की बात सुनी है, मेरी भी थोड़ी सी सुन लीजिएगा। देखिए, बात ये है कि इस शहर को किसी ने ओन ही नहीं किया आज 70 साल तक। ये जो आज जो भी बैठा हुआ है, चाहे वो वोरा साहब हो, चाहे वो शैला हो, कोई भी हो, वो इसको अगर ओन करते तो वो आज से पहले जब इस पे इंक्रोचमेंट हो रही थी, जब इसके नालों पर बिल्डिंगें बन रही थी, उस वक्त कौन लोग थे, कौन इंतजामिया थी, क्यों नहीं उस तरफ तवज्जो दी गई? ये सारी चीजें, मैं अपने जिस हल्के की अभी बात कर रहे थे वोरा साहब, वो इसी हल्के का मैं MNA हूँ, जाम चाकरों का, जहाँ पर ये कचरा जो है वो किया जाता है, डंप किया जाता है। तो वहाँ की हालत ये है कि वहाँ पर सीवेज का निजाम ही नहीं है पूरे गोठों के अंदर। अच्छा, गोठ कैसे बन गए यही नहीं पता चला आज तक। चाइना कटिंग, नालों के ऊपर चाइना कटिंग हो गई, रोडों के ऊपर हो गई, पार्क पे हो गई, आखिर किसी ने तो की होगी ना ये चाइना कटिंग। उस वक्त के लोग, मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर यह स्पीच करते हुए कहा कि पिछले 15 साल, मैं तो चाहता था कि 20 साल, लेकिन मैंने कहा 15 साल की GIT बनाई जाए कि इस कराची शहर के साथ जो जुल्म हुआ है उनके जिम्मेदारों का पता चले, वो कौन लोग थे, किन लोगों ने इस शहर को साथ जुल्म किया है। कि देख, पूरी बिल्डिंगें, 15 मंजिलें बिल्डिंग बनाई, नीचे सीवेज का निजाम ही नहीं है। ये मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जब तक आफ्ताब साहब, मरकज की हुकूमत भी चोरों को ढूंढ रही है, 2 साल गुजर गए। सर, मसाइल को हल करने की तरफ जाए ना सर, आप शिराजी भाई, मसाइल को हल करने की तरफ जाएं आप। 70 साल के चोरों को, 70 साल चले, 70 साल को भी छोड़ दे, पिछले 10 साल तो हुकूमत रही है ना, मुसलसल 12 साल से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो कम से कम इतना तो क्रेडिट PTI को दें कि जी वो 12 साल के ही चोर पकड़ ले। चलो, आपने बड़े अहम नुक्ते उठाए। मुझे एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है। आफ्ताब साहब, एक छोटा कहा जा रहा है, बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं और 2 स्टेक होल्डर्स बैठे हैं हमारे साथ। वोरा साहब से भी पूछेंगे और शर्मिला बीबी से भी पूछेंगे जो सवाल आपने उठे। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शर्मिला फारूकी साहब, आप ही की तरफ आऊँगा इस वक्त, क्योंकि सूबे की हुकूमत आप ही के पास है तो ज़्यादा सवाल बनते तो आप ही से हैं। लेकिन देखा जाए तो इंक्रोचमेंट ही रही, कुछ नहीं देखा गया। इवन उसको हटाने के लिए भी अदालतों के अहकाम जारी करने पड़े। उससे पहले सिंध गवर्नमेंट को ख्याल नहीं है कि कोई तजावज़ात भी जिनको हटाने चाहिए। अब मरकज़ से कुछ मदद आई है तो उसके ऊपर भी आप मोतरज़ हैं कि क्यों आपकी मदद की जा रही है। और यही वजह मेरा ख्याल में फिर शिबली फराज साहब को ये कहना पड़ा कि इससे पहले कि गवर्नर राज की आवाज़ें उठना शुरू हो जाएं तो सिंध गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तो लगता तो है कहीं ना कहीं कोताहियां हैं जिसका खुद वज़ीर आला सिंध भी एतराफ़ करते नजर आ रहे हैं। देखिए शिराजी, मसला पता है क्या है कि कराची के ऊपर एक तो सियासत बहुत होती है। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और कराची के अंदर अगर बूंदाबांदी भी हो जाए ना, या कराची के अंदर ज़रा सी भी किसी दिन कोई हड़ताल हो जाए या कोई इशू हो जाए
तो इट मेक्स हेडलाइंस, और हर कोई कराची पे सियासत करना चाहता है और अपनी सियासत चमकाना चाहता है। यही पीटीआई का भी मसला है। ऑल्दो कि इस दफ़ा पीटीआई को कराची से सीटें मिली हैं, लेकिन हमने इवन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक लॉकडाउन हमने पीटीआई के नुमाइंदों को ऑन ग्राउंड कहीं भी नहीं देखा। हाँ, हमने सियासत करते ज़रूर देखा कि जनाब हम कराची के अंदर गवर्नर राज लगा दी जाए, कराची के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और ना जाने क्या-क्या। बहुत से लोगों का ये ख्वाब है कि कराची को एक अलग सूबा बना दिया जाए। ये हमने माज़ी में बहुत दफ़ा देखा है, ये असेंबली के अंदर और बाहर उस पे सियासत होती रही है। मैं फुटेजेस देख रही थी, मुझे खुशी नहीं होती ये बात करने की, लेकिन मैंने तो ये देखा कि तब्दीली के जो नारे हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं, लाहौर के नालों के अंदर बहते हुए हमें नज़र आ रहे हैं इस बारिश के अंदर। ये तमाम बातें जो कराची के हवाले से होती हैं, ये मैं लाहौर के हवाले से नहीं सुनती हूँ। हालाँकि आपके सामने भी वो फुटेजेस मौजूद हैं कि जो लाहौर का हाल है, जिस तरीके से लाहौर इस बारिशों के अंदर जो है वो बर्बाद हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ़ फ़ोकस कराची के ऊपर देखती हूँ, और कराची के ऊपर भी जब फ़ोकस की बात आती है तो फिर लानत मलामत पीपल्स पार्टी की होती है। हालाँकि अभी आपने जिस तरह बात की कि एनक्रोचमेंट के हवाले से एक इश्यू था, जो मैंने भी इस बात का एतराफ़ किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। वो तमाम नाले जिनके ऊपर माज़ी के अंदर एनक्रोचमेंट थी, तजावुज़ात थे, उनको हटाया गया है। आज पानी की निकासी का जो रास्ता बंद हो चुका था, उसको खोला गया, और इसी वजह से मैं आपसे ये बात बार-बार बावर करा रही हूँ कि आज बहुत बेहतर हालात हैं। हाँ, इश्यूज़ हैं, हर शहर के, बड़े शहर के अंदर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी कैन डू बेटर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इसके अंदर बेहतरी आए। लेकिन मसला ये है कि कराची को, अब पिछले दिनों मैं ये सुन रही थी 2-3 दिन पहले कि जी कराची को फेडरल टेरिटरी के अंदर ले लिया जाए, जी पता नहीं क्या हो गया कराची के अंदर, जी बारिश हो गई तो एक वो क़यामत गिरी। आप पेशावर के अंदर हालात देख लें, आप लाहौर के अंदर हालात देख लें। मैं कभी इस किस्म की गुफ्तगू उन शहरों के बारे में नहीं सुनती। मैं कभी नहीं सुनती कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अंडरमाइन किया जा रहा है। कोशिशें सब कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी। हमेशा मैं एक बात सुनती हूँ कि जी केएमसी के पास पैसे नहीं है, केएमसी के पास पैसे नहीं है, केएमसी को इख्तियार नहीं है। भई अगर इख्तियार नहीं है मेयर के पास और पैसे नहीं है तो आप छोड़ दें, आप इस्तीफ़ा दे दें, इस एहतजाज में इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन जो कानून बनाया है सिंध असेंबली के अंदर, उस कानून के तहत ही आपको इख्तियारात मिलेंगे ना, उस कानून के तहत ही आपको पैसे मिलेंगे, जो आपकी ज़िम्मेदारी है। कराची से कचरा उठाना बड़ा अहम नुकता उठाया वोरा साहब, ये बड़ा नुकता तो अहम है कि अगर इख्तियारात नहीं है मेयर साहब के पास, फंड्स नहीं है, तो फिर ये सिंबॉलिक किस्म के ओहदे लेके क्यों फिर रहे हैं? इखलाकी तकाजा तो यही बनता है कि फिर वो छोड़ के चले जाएं। बट आप क्योंकि डिप्टी मेयर रहे हैं सर, वे फॉरवर्ड है क्या? मसाइल को हल करने के लिए कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? देखिए, मेरे 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स आप प्लीज़ उसको सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो इस शहर में, इस सूबे के जो है वो मिनिस्टर भी रहे हैं, इस शहर के नाजिम भी रहे, नाजिम आला भी रहे, और उसके बाद जब सेनेटर बने तो 6 माह में उस पीक पर, जिस पीक पर के वो पार्टी को लीड किया करते थे, और अभी 5.5 साल बाकी थे सेनेटरशिप के, वो पार्टी को, एमक्यूएम को छोड़ के चले गए थे। और अगर एमक्यूएम के अंदर इतनी अच्छाइयाँ होती तो वो छोड़कर ना जाते, और ना ही वो, और उन्होंने अपना जो दौर गुजारा, उस दौर में किसी ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई, बल्कि ना पूरे पाकिस्तान में उनकी पजीराई हुई, दुनिया भर में उनकी पजीराई हुई। तो इस इशू को तो छोड़ दें कि वो डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब दूसरी बात पे हम आ जाते हैं कि अभी मेरे भाई आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने कहा कि देखें ये जो है हम 14 साल की जीआईटी बना लें। अरे मेरे भाई, 14 साल की जीआईटी ना बनाएं, आप 16 साल की जीआईटी ना बनाएं, आप वो साइड में करते रहें, उससे ना नहीं है। आप अगले 2 साल ज़ाय कर दिए, और जो अगले 2 साल बाकी हैं, 3 साल बाकी हैं, उसका कोई प्रोग्राम तो दे देते, आप कोई प्लान तो कर लेते, कराची का एक मसला तो हल कर देते। आप सिर्फ इनसे पूछ लें, आफ्ताब सिद्दीकी साहब से, कि क्या अभी गवर्नर और मेयर को 1 अरब रुपया वफाक ने डायरेक्ट दिया था? अगर दिया था तो इनसे पूछ लें वो 4 माह में कहाँ खर्च हो गया। और अगर ये कहते नहीं दिया था तो इन्हीं के लोगों ने टीवी पर आकर कहा कि हमने जो है 1 अरब रुपया कराची शहर के लिए दिया। ये पिछले 4 महीनों की बात बता रहा हूँ, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं बता रहा। ये पूछ लें वो 1 अरब रुपया कहाँ गया। और दूसरी बात कराची की, कि देखें कराची में जिस तरीके से ये बात होती है, कराची को जो है, कराची को लोग मफतूहा समझते हैं, कराची को लोग जो है फतह करने आते हैं ताकि यहाँ पे लोगों को गुलाम बनाया जाए। आप कराची को खुदा ना खास्ता गुलाम बनाने के बजाय कराची की ओनरशिप लें।
कराची की ओनरशिप आप उसी वक्त ले सकते हैं जब आपके दिल में दर्द हो, और इस तरीके से नहीं ले सकते कि जो लोग कराची को रिप्रेजेंट कर रहे हो उनको कराची की गली मोहल्लों का ना पता हो, उन्हें ये ना पता हो कि औरंगी टाउन की कितनी गलियां हैं, उन्हें ये ना पता हो कि बल्दिया कॉलोनी की कितनी गलियां हैं, उन्हें ये ना पता हो कि बल्दिया टाउन में जो है 3 महीने में एक दिन आफ्ताब पानी सिद्दीकी आता है। साहब, वोरा साहब भी वही बात कर रहे हैं जो शर्मिला साहबा कर रही हैं कि ऑन ग्राउंड पीटीआई नजर नहीं आ रही, बयानात की हद तक है। क्या गलियों का पता है आपको कराची की? और 1 अरब रुपए कहाँ गए सर? अच्छा, वो 1 अरब रुपए दिए तो इन्होंने बताया आपको कि जी मेयर कराची को दिया, उसका जवाब तो मेयर कराची देगा, ठीक है ना जी। दिए तो इन्होंने देना है सर, मैं ये वो सियासी रिश्वत थी, वो सियासी रिश्वत थी। तो सर जवाब लेना सर, प्राइम मिनिस्टर जवाब ले सकता है सर अपने इत्तेहादी से। अब वो तो ले लेंगे, लेकिन जो रेलिवेंट जो बंदा है वही जवाब देगा उसका, मैं नहीं दे सकता कि जी वो पूरा एक जो है मेयर है कराची का, ये भी उनके डिप्टी मेयर रहे हैं, समझे ना, तभी तो छोड़ दिया था भाई, निजाम है उसके तहत। अच्छा, बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बता दें कि जी आपने कराची को किस हाल पे छोड़ा, आपने पीटीआई एमक्यूएम कब छोड़ी? आपने उसने तो 5 साल पहले बकौल आपके के छोड़ दी थी, लेकिन आप एमक्यूएम को कब छोड़कर आए? मैंने 6 महीने का मैं जवाब भी दूंगा फिर इसका, किया गया है इस मैं जवाब दूंगा साथ साथ। कराची को तबाह किया गया है। आपके पास बिल्डिंग कंट्रोल आपके पास थी। मैं जब सिविक सेंटर में जाता था तो फरौन बन के बैठा हुआ होता था मुस्तफा कमाल, अंदर घुसने नहीं देता था, सिविक सेंटर के अंदर कमरे में नहीं जा सकते थे, जिस तरह लूट मार होती रही वहाँ पे। मुझे इसका जवाब देना क्योंकि आप ये बड़े सीरियस सी बात हो गई तो अरशद साहब को जवाब देना चाहिए, मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि वोरा साहब इस पे जरूर अपना कमेंट करें। देखें, बिल्कुल इन्होंने जो बात कही, अगर ऐसी बात थी, अब ये देखें ना, पार्टी के एक मरकजी रहनुमा हैं और ये कह रहे हैं कि इसका जवाब मेयर देगा। जिस पार्टी की ये इतनी बुराइयां कर रहे हैं उसको गले लगा के ये बैठे हुए हैं, तो उस सियासी रिश्वत का हिसाब तो ले लें। और ये जो कह रहे हैं मुस्तफा कमाल का, तो ये तो सबसे पहले वो शख्स है जब मुस्तफा कमाल इस शहर में आए तो उनसे मिलने आए थे। काम है ना, ये अभी शराजी साहब ले लें उनको ऑनलाइन, क्या कहें कि जी वोरा साहब है और ये आपको वो कर रहे हैं, आपने 1 अरब रुपए लिए, उसको कहाँ खर्च किया बता दें, या भी ले। देने वाली आपकी पार्टी है, देने वाली आपकी पार्टी है, तो हम तो देने वाले हैं ना भाई, हम तो दे रहे हैं। तो भाई शर्मिला साहब, शर्मिला साहब आप ही की तरफ होंगे क्लोजिंग रिमार्क्स। तो लगता है कि सिंध गवर्नमेंट ने आपको एक बड़ा जामे प्लान बना लिया, कुछ कहना चाह रही है शर्मिला साहब, सुनते हैं जिनसे। जी देखिए, ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना कि ये कराची के हवाले से हमेशा सियासत होती है। कराची के मेयर को इतने फंड्स मिले हैं और कराची केएमसी को भी बड़े फंड्स मिले हैं, लेकिन हमेशा वो काम करने से कासिर है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया शराजी साहब कि अगर आप सिर्फ केपीटी का अंदर पास देखें, ये बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़े डिज़ाइन प्रोजेक्ट के साथ बनाया गया और मुस्तफा कमाल साहब ने इसका बड़ा क्रेडिट लिया और दुनिया में इनको न जाने क्या क्या तमगे मिले फॉर बीइंग द बेस्ट मेयर, और वो भी हमने देखा कि बहुत बड़ा ड्रामा था। लेकिन हुआ क्या, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसमें पानी की निकासी का कोई सिस्टम ही नहीं बनाया गया। और मुझे आप ये बताइए कि अनफेटर्ड इनके पास कराची में पावर था, इनके पास अनफेटर्ड जो है कराची के अंदर सीटें थी। मुझे ये बताइए किसने कराची की एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर कब्जे कर करके शादी हॉल्स बनाए जो सिंध हुकूमत ने जो है वो गिराए हैं, किसने बनाए? आप जिस एमक्यूएम के बंदे को उठा लेंगे तकरीबन 70% लोगों के पास वहाँ पर शादी हॉल्स हैं और एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर। ये तो कराची के साथ जुल्म हुआ है ना जनाब, और ये को एक रात ओवरनाइट तो ये तमाम चीजें खत्म नहीं हो सकती। दिस विल टेक टाइम। बहुत बेहतरीन यकीनन, लेकिन हम प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। यकीन डिस्कशन बड़ी अच्छी हुई, लेकिन हम चाहते थे कि शायद कुछ इसमें कंक्लूजन भी हो और कोई वे फॉरवर्ड मिले, लेकिन अगेन वही इल्ज़ामात और एक दूसरे को एक तरह से मुर्द इल्ज़ाम ठहराना। खुदा करे कि शहर के मसाइल हल हों और बेहतर अंदाज में वहाँ पर रहने वाली ज़िंदगी बसर कर सके। इसी उम्मीद के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं। इफ्तिखार शिराज़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।